हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज सौरभ। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपके प्रिपरेशन। देखिए, ये हमारे से अकाउंटेंट के लिए आज की ये क्लास है, मेंस एग्जाम स्पेशल आज की क्लास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन की आज की क्लास है और डिटेल में हमारे यहाँ क्लास चलती भी है। अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट का, ऑडिट का, इनकम टैक्स का, जीएसटी का, इन सभी के क्वेश्चंस मैंने आज की क्लास में इनपुट कर रखे हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो जो भी बच्चे जो मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जम के तैयारी करो, मेहनत करो और पूरा ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से क्लियर करो अपना। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। और जब आपने 40 क्वेश्चन के लिए जब पूरा पढ़ ही ले रहे हैं सिलेबस, पूरा थियरी एमसीक्यू, तो जाहिर सी बात है वही थियरी वही एमसीक्यू जो आप पढ़े रहेंगे उसी को रिटन फॉर्मेट में लिखने के लिए आपसे पूछेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसे हम बोलेंगे। आपने अगर थियरी पढ़ा हुआ है तो डिस्क्रिप्टिव आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। और उसके लिए भी मैं क्लासेस करूंगा डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, टेंशन मत लीजिए। आज आपका 4 फरवरी है, कल लगभग उसकी क्लासेस मैं स्टार्ट कर दूंगा। 5 फरवरी से मैं एक एक क्लास में आपको पर डे आपको कराऊंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो मेहनत करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। बाकी जितने भी बच्चे जिनको तैयारी करनी है, जैसा एग्जाम स्पेशल बैच जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, मिनिमम फीस के साथ आपको ये बैच मिल रहा है। ज़्यादा इसकी कोई प्राइस नहीं रखी गई है। हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पे जाइए, इस बैच को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इसमें 76 क्लासेज अभी तक हो चुकी हैं। 75 प्लस क्लास लेक्चर इसमें कंप्लीट हो चुका है। अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और ऑडिट ये पूरा कवर हो गया है। इनकम टैक्स की क्लासेस कल से आपकी, कल नहीं आज ही से ही आपकी स्टार्ट होने वाली है। इनकम टैक्स की क्लासेस, इनकम टैक्स जीएसटी 10 से 12-15 दिन में लगभग कवर हो जाएगा। मैनेजमेंट और बजट और जेम, ये छोटी छोटी सब्जेक्ट हैं, इसको भी 5 से 6 दिन में कवर। आपका जो मेंस एग्जाम लगेगा वो लगभग कहीं जाके मार्च के सेकंड वीक में आपका लगेगा। उससे पहले आपका पूरा डिटेल में सिलेबस कवर हो जाएगा और कवर कराया ही जा रहा है। देखिए, लगातार 2 महीने से हमारे यहाँ क्लासेस चल रही हैं। 2.5 महीने से आप पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। मतलब आपको कहीं एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाना नोट्स के लिए। आपको पूरा क्लास डिटेल में, नोट्स डिटेल में, सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल रही हैं इस बैच में। तो ये बैच हमारे से एग्जाम स्पेशल बैच है। आप सभी बच्चे अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए बैच को ज्वाइन करना ना भूलें। हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, आज की क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और धुआंधार क्लास है, मैं कह सकता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में आपके ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। धुआंधार क्लास है और बहुत सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में विद डिटेल में सारी क्लासेस हमारी रहती हैं और डिटेल में सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज यहाँ पे कवर करेंगे। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ से एक मिनट, या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शुड बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बकाया खर्चे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके हैं, उसकी जांच मतलब उसको वेरीफाई किसकी सहायता से किया जाता है। जैसे जब ऑडिटर अपॉइंट होता है, ऑडिटर जो लेखा परीक्षक होता है आपका, जब भी किसी कंपनी में ऑडिट करने के लिए क्या होता है, अपॉइंट होता है, तो वो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उनकी जांच मतलब उनका वेरिफिकेशन या उनको वेरीफाइड किसकी हेल्प से करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कैश बुक, बैलेंस बुक, जनरल प्रॉपर या नन ऑफ दीज। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जनरल प्रॉपर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे हम पूरा डिटेल में बात करेंगे 1 to 1। सबसे पहले कैश बुक से किसकी जांच की जाती है, तो देखिए कैश बुक में, यहाँ पे देखिए कैश बुक में जितना भी हम कैश ट्रांजेक्शन जितना भी हम करते हैं, कैश का लेन देन जितना भी हम करते हैं, ठीक है, उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, अपने कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। किस में? कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश बुक में जितना भी हमने पेड कर दिया है, पेड कर दिया है, जितना भी हमारा बकाया था खर्चा, लायबिलिटी, ठीक है, उसको हम कैश बुक में मतलब उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। कैश ट्रांजेक्शन तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब बकाया खर्चे जिसका फायदा आप ले चुके हैं, लेकिन अभी आपने अपने सप्लायर से आपने 1 लाख रुपए का माल तो ले लिया है, लेकिन अभी आपने इसे पे नहीं किया अपने सप्लायर को, ठीक है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। या तो ऑप्शन नंबर सी है। आइए इसको यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या है, तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके जो बकाया खर्चे होते हैं, ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने करंट फाइनेंशियल ईयर से ये आपके संबंधित होते हैं, मतलब इसी ईयर से संबंधित होते हैं। जैसे ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मैं कह दूं 2025-26, ठीक है, तो ये आपके इसी ईयर से, करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होते हैं। आपने इनका फायदा तो उठा लिया है भाई, आप अपने सप्लायर से 1 लाख का माल आप ले चुके हैं, लेकिन अभी आपने उसे क्या है, साल के अंत तक आपने उसे एक भी पैसा पे नहीं किया है, आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
क्लियर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। अच्छा, जनरल प्रॉपर से इसकी जांच कैसे की जाती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से? तो देखिए, जो जनरल प्रॉपर बनाया जाता है इसकी हेल्प से सारी चीजें वेरीफाई की जाती हैं। जैसे अगर हम बात कर लें एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री पूरे साल के अंत में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए हम क्या करते हैं, अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग को हम फॉलो करते हैं। पूरे साल भर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये जानने के लिए हम अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरल प्रॉपर में एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करते हैं। क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं? जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट से हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और इसी जनरल प्रॉपर में इसी एंट्री से हम क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन, जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उनको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। समझ में आया आपको? समझ में आया? क्लियर है? कैश बुक में क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जाता? क्योंकि कैश बुक में केवल उन्हीं लेन देन को लिखा जाता है जो कैश में या बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन होते हैं आपके, ठीक है। इसीलिए बकाया खर्चों का भुगतान अभी नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भाई अभी आपने पेमेंट नहीं किया, इसलिए हम क्या करते हैं, कैश बुक से इसको हम वेरीफाई नहीं करते हैं। क्योंकि कैश बुक में ओनली कैश से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड जो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हो चुका है, मतलब मैंने बताया ना, पे कर दिया हमने जो भी खर्चों को, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। तो कैश बुक वाला आंसर तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। और वेरिफिकेशन की हम बात कर ले, जब ऑडिटर बकाया खर्चों की जांच करता है तो वो क्या देखता है, वो जनरल प्रॉपर को देखता है, ताकि ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर सके कि पूरे साल के अंत में जितना भी अमाउंट ड्यू है उसको सही तरीके से रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं रिकॉर्ड किया गया है। सिंपल सी बात है, जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग हमारे एक्सपेंसेस जितने भी हैं उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। जनरल प्रॉपर में हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड और वहीं से ऑडिटर वेरीफाई करता है। मेरे हिसाब से मेरे सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे या कैश बुक जैसा मैंने बताया ये क्यों गलत है, इसमें हम सिर्फ जो हमारे पेड खर्चे होते हैं उनको हम वेरीफाई करते हैं, तो ये गलत हो गया आपका। बैलेंस बुक जो होती है ये कोई प्राइमरी बुक्स आपकी नहीं होती है, जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका, जो बैलेंस बुक, ये आपकी कोई प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बैलेंस बुक में ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट की रिपोर्ट होती है। बैलेंस बुक जो होती है ये या तो ट्रायल बैलेंस या तो बैलेंस शीट की रिपोर्ट होती है आपकी, ठीक है। तो ये जांच का आपका प्रारंभिक स्तर नहीं है, सोर्स नहीं है, तो ये भी नहीं होगा आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जांच हम जनरल प्रॉपर से करते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्लोटिंग एसेट्स आर वैल्यूड एट। जो हमारे फ्लोटिंग एसेट्स हैं, जो हमारी चालू या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन हम किस पर किया जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। जैसे एसेट हमारे 2 टाइप के होते हैं, एसेट्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे होते हैं क्या, एक हमारे होते हैं फिक्स एसेट्स हमारे होते हैं, फिक्स एसेट्स हमारे होते हैं। फिक्स एसेट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो फिक्स एसेट्स में आपके क्या क्या आएंगे, फिक्स एसेट्स में जैसे जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, मशीन्स हो गई, ठीक है, मशीन्स हो गया, लैंड हो गया, ये सभी हमारे फिक्स एसेट्स हैं। और सेकंड जो होता है एसेट्स, वो होता है आपका करंट एसेट्स। क्या होता है, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में आपका क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स में हमारी जितना स्टॉक है जिसका हम बिजनेस करते हैं, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इन्वेंट्री, यही सब सारी चीजें आएंगी आपकी, इन्वेंट्री हो जाएंगी, और भी जो हमारी चालू संपत्तियां हैं वो सारी चीजें हमारी आएंगी, ठीक है। तो पूछा जा रहा है इसको हम मूल्यांकन इसको हम किस पर करते हैं, इसको हम किस पर वैल्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जो इसको वैल्यूट करते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, और दोनों में जो भी कम होगा उसी पे हम जितनी भी हमारी फ्लोटिंग एसेट्स है उनका मूल्यांकन हम उसी पे करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, या सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको आइए हम डिटेल में यहाँ पे बात कर ले, पूरा डिटेल में 1 to 1 हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर ले फ्लोटिंग एसेट्स को आमतौर पर हम क्या कह सकते हैं, करंट एसेट्स के रूप में जाना जाता है। फ्लोटिंग एसेट्स आर जनरली नोन एज करंट एसेट्स सच एज स्टॉक, इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड, ये सभी आपके करंट एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। और इनका वैल्यूएशन करने के लिए मतलब वैल्यूएशन is a very important accounting principle is applied। जो हमारे करंट एसेट्स है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, इन सब का मूल्यांकन करने के लिए हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो रूल्स है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जैसे क्या, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिज्म, ठीक है, इन सभी सिद्धांतों का हमें पालन करना होता है, फॉलो करना होता है, ठीक है। इन सभी प्रिंसिपल के हेल्प से हम इनका वैल्यूएशन करते हैं, किसका, फ्लोटिंग एसेट्स का। तो ये नियम कौन सा लागू होता है, सबसे पहला अगर हम बात कर ले तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिज्म, ठीक है। ये रूल क्यों अप्लाई होता है, देखिए दिस प्रिंसिपल स्टेट दिस, ये प्रिंसिपल क्या बताता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि भविष्य में होने वाले जितना भी आपको फायदा हो रहा है, जितना भी मुनाफा आपको हो रहा है, उसको तब तक रिकॉर्ड ना करें जब तक आपको वो फायदा मतलब आपको वो बेनिफिट ना हो जाए, ठीक है। ऐसे ही भविष्य में अगर आपको होने वाले जो संभावित नुकसान है, आपको लग रहा है कि मेरा 1 लाख रुपया डूब सकता है और नहीं मिलने वाला, कस्टमर नहीं देने वाला, मार्केट में 1 लाख रुपया फंस गया है, जब तक आपको नुकसान ना हो जाए तब तक आप उसे नुकसान मतलब उसका प्रावधान आप पहले ही कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको फायदा हो रहा है तो तब तक आप रिकॉर्ड मत कीजिए जब तक आपको मिल ना जाए। जैसे आपने
5 लाख का माल बेचा, 5 लाख का माल बेचा और इस 5 लाख में आपको 2 लाख का फायदा हो रहा है, 2 लाख का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको, ठीक है। और ये 5 लाख आपने जो सेल किया है, ये आपने क्रेडिट पे सेल किया हुआ है। जब तक आपको पैसा मिल ना जाए, जब तक आप कैश रिसीव ना कर ले, कैश रिसीव ना कर ले, तब तक आप उसे प्रॉफिट मत मानिए। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिज्म, ठीक है। और ये भी ये कहता है कि अगर आपको 1 लाख का नुकसान हो रहा है तो उसको पहले ही आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि हाँ भैया एक्सपेक्टेड, आपको अभी संभावित है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा, आप एक्सपेक्टेड, आप सोच रहे हो कि मेरा 1 लाख का नुकसान हो सकता है, तो हो या ना हो, लेकिन आप पहले से ही उसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। ये कौन कहता है, ये अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिज्म, ये आपका कहता है। मतलब डू नॉट रिकॉर्ड फ्यूचर और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अंटिल दे आर एक्चुअल अर्न, बट प्रोवाइड फॉर पॉसिबल और अनएक्सपेक्टेड लॉस इन एडवांस। तो ये सभी प्रिंसिपल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए। मूल्यांकन की बात कर ले, वैल्यूएशन की, देखिए अगर आपके गुड्स की कॉस्ट 10,000 है और मार्केट वैल्यू अगर 12,000 है, तो ये जो माल है, ये मतलब ये जो गुड्स है, ठीक है, व्हेन द मार्केट प्राइस इज हायर, तो वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, अगर आपका जो गुड्स है, गुड्स मतलब जो माल आप बेच रहे हो, मैं कह दूं आपका जो स्टॉक है, और उसकी जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस उसकी कितनी है, मार्केट प्राइस उसकी 12,000 है, 12,000 है, और आपने जो खरीदा था जितने रुपया देकर, वो आपने 10,000 में खरीदा था, तो इसकी कॉस्ट प्राइस 10,000 है, ठीक है। लेकिन आप जब अपने बुक्स में दिखाएंगे तो आप 10,000 पर ही उसे दिखाएंगे, बिना मुनाफा ना दिखाएं, ठीक है। यही आपका क्या कहता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। मतलब दोनों में जो कम होगा उसी को हम दिखाएंगे, उसी पे हम अपने गुड्स का वैल्यूएशन करेंगे। अगर बाजार मूल्य मान लेते हैं क्या हो गया, गिरकर 8,000 हो गया, अभी तो कितना है, 12,000 है, लेकिन गिरकर 8,000 हो गया, तो आप 8,000 पे ही दिखाएंगे। मतलब जो कम रहेगा उसी पे ही हम अपने किसको, हम अपने फ्लोटिंग एसेट्स को वैल्यूएट करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे। यही तो आपसे पूछा गया है कि फ्लोटिंग एसेट्स आर वैल्यूएट, फ्लोटिंग एसेट्स को मूल्यांकन आप किस पर करेंगे, तो मार्केट प्राइस और आपका कॉस्ट प्राइस, दोनों में जो कम होगा उसी पे ही हम अपने जो हमारे फ्लोटिंग एसेट्स है, हमारी करंट एसेट्स है, उसको उसी पर मूल्यांकन करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम शो करेंगे। समझ में आया, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें मैं डिटेल में कवर करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अगर 10,000 है, मार्केट प्राइस 12,000 है, तो हम इसे 10,000 पे ही रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि जो अनरियलाइज प्रॉफिट है शुड नॉट बी शोन, ठीक है। जो अभी हमारा फायदा नहीं हुआ ना, अभी अनरियलाइज है, तो इसको हम जब तक फायदा हो ना जाए तब तक हम क्या करेंगे, कम पे ही दिखाएंगे, ठीक है। या चलिए, और अदर ऑप्शन क्यों गलत थे, जैसे मैं अगर कॉस्ट की बात कर लूँ तो ये तभी सही होता है जब बाजार मूल्य, मार्केट मूल्य आपका ज़्यादा हो, तो ये तो गलत हो गया। मार्केट प्राइस ये गलत है क्योंकि अनप्रॉफिट को ये क्या करता है, अनप्रॉफिट को ये आगे लेकर आता है, तो ये भी गलत हो गया। और कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ये देखिए ये फिक्स एसेट्स पे लागू होता है, जैसे मशीन आपने खरीदा, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो उस पर आपका लागू होता है। चलिए ये एग्जांपल जरा देख लो, डायग्राम। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर लो फिक्स एसेट्स की, तो फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग, मशीनरी, ये आपके फिक्स एसेट्स हैं, और इनका जो मूल्यांकन हम करते हैं, जब भी हम वैल्यूएशन करते हैं अपने फिक्स एसेट्स का, तो डेप्रिसिएशन घटा के, डेप्रिसिएशन माइनस करके ही हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं हमारे फिक्स एसेट्स के लिए। और अगर अभी मैंने आपको बताया फ्लोटिंग एसेट्स, तो ये आपके करंट एसेट्स है, जैसे स्टॉक, इन्वेंट्री, ये दोनों आपके क्या है, फ्लोटिंग एसेट्स या करंट एसेट्स हैं, ठीक है, दोनों नाम एक ही है। और इसको हम किस पर दिखाते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे, या तो इनकी लागत पे या तो इनके मार्केट प्राइस में, लेकिन दोनों में हम चेक करेंगे दोनों में कम कौन है, उसी पे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इनको हम उनकी वैल्यू हम पूरी तरीके से दिखाएंगे, ठीक है, कि मेरे पास इतने रुपए का इतना स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट जो हमारे होते हैं, इनटेंजिबल एसेट जैसे जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हमारे एसेट्स होते हैं, जैसे गुडविल, हमारे नाम से बिजनेस चल रहा है तो दिस इज माय गुडविल। हमने कोई मशीन बनाया, हम उसका पेटेंट करा लिया, ठीक है, तो जाहिर बात है ये भी हमारा इनटेंजिबल एसेट्स है। जितनी भी मशीनें बनेंगी उस पर मुझे कमीशन मिलेगा, तो इस पे जब हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स पे, इस पे हम एमोर्टाइज कॉस्ट इस पे हम चार्ज करते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑडिटर इज नॉट वैल्यूअर, दिस स्टेटमेंट वाज स्टेटेड इन। ऑडिटर आपका मूल्य निर्धारक मतलब वैल्यूअर नहीं होता है, ये किस महाशय ने कहा है, ये किस स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट किस केस में दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किंगस्टन कॉटन मिल केस में इस स्टेटमेंट को दिया गया था, किंगस्टन कॉटन मिल केस में, ठीक है। ऑडिटर एक वैल्यूअर नहीं होता है, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हम डिटेल में बात कर ले तो ऑडिटर वैल्यूअर नहीं होता है। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन इन किंगस्टन कॉटन मिल केस 1896 में, और दिस लैंड लीगल केस एस्टैब्लिश दैट ऑडिटर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वैल्यूइंग एसेट्स as their role is to verify accuracy of account rather than guarantee market value of items। तो ये किंगस्टन कॉटन मिल केस में दिया गया था ये स्टेटमेंट कि ऑडिटर वैल्यूअर नहीं होता है। ये एक ऐतिहासिक कानून मामले में तय किया गया था। ऑडिटर एसेट्स की वैल्यू करने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, ये इस केस में पूरी तरीके से जजमेंट दिया गया था, क्योंकि ऑडिटर का जो काम होता है वो अकाउंट को पूरी तरीके से सटीक तरीके से उसको वेरीफाई करना, ना कि चीजों की मार्केट वैल्यू की गारंटी देना। ये ऑडिटर का काम नहीं होता है, ये किंगस्टन कॉटन मिल केस में कहा गया था। ओके, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। अगर हम यहाँ पे आपसे पूछे कि स्थायी संपत्ति जितनी भी हमारी है फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स जैसे हमारी क्या क्या, जैसे फिक्स एसेट्स हमारी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, हमारी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, बिल्डिंग हो गई, मशीन्स हमारे हो गए, मशीन्स हमारे हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, दिस इज अ फिक्स एसेट्स। और इनका वैल्यूएशन हम किस कॉन्सेप्ट पे हम करते हैं? तो इनका जो हम वैल्यूएशन करते हैं वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे हम करते हैं। किस पे करते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे हम इनका वैल्यूएशन करते हैं। अब देखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता क्या है, अभी मैं सारी चीजें डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका बिजनेस चलता रहेगा, आपका बिजनेस, ठीक है, आपका एक मिनट, या आपका बिजनेस क्या रहेगा? आपका बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा। ये आपका कहता है कौन? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मतलब बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, ये आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। अगर कोई दुकान चल रही है तो वो चलती रहेगी और उसका जितना भी साल भर का जितना भी उसका ट्रांजेक्शन है वो उसका रिकॉर्ड होता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अभी मैं इसको और भी डिटेल में बात करूंगा। या और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कीजिए, उन्हीं ट्रांजैक्शन को आप क्या कीजिए? दर्ज कीजिए या आप रिकॉर्ड कीजिए। ये कॉन्सेप्ट कहता है उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कीजिए, दर्ज कीजिए जिनको हम पैसे में मतलब क्या, जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। मनी में हम क्या कर सकते हैं? मापा जा सकता है, मतलब मनी में जिसे मेजर किया जा सकता है उन्हीं को रिकॉर्ड कीजिए। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया क्योंकि ये मनी के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है और उसके रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मैंने राम को 1 लाख रुपए का माल दिया, 1 लाख रुपए का, अब यहाँ पैसे की बात आ रही है तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब जैसे राम ईमानदार है, राम क्या है? ईमानदार है, तो ईमानदारी का हम थोड़ी ना कहीं रिकॉर्डिंग करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। और डुअल एस्पेक्ट भी ऑप्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसके दो पहलू होते हैं। एक ट्रांजैक्शन का डेबिट हम करते हैं, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन में दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, एक कोई पाने वाला होता है, एक कोई देने वाला होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे फिक्स एसेट्स के वैल्यूएशन से रिलेटेड बात कही जा रही है। ओके, समझ में आया? और यहाँ पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये क्यों नहीं सही है, ये भी जरा ध्यान दे लो। तो देखिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी एसेट्स आपने खरीदा है, मतलब खरीदी है, उसको आप अपनी मूल लागत पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाइए। मूल लागत मतलब क्या? मूल लागत मतलब उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाइए, जितने में आपने खरीदा है हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही उसे अपने सभी अकाउंट्स में आप दिखाइए, मतलब अपने सभी खातों में उसे दिखाइए, ठीक है, खातों में ही उसे दिखाइए। जैसे आपने अगर कोई मशीन आपने खरीदी है, अगर आपने कोई मशीन खरीदी है कितने में? 1 लाख में आपने खरीदी है, 1 लाख में आपने खरीदी है, और उस मशीन की आज जो मार्केट वैल्यू है, मतलब बाजार मूल्य है, मार्केट वैल्यू वो हो गई है कितना? 1,50,000 हो गई है। लेकिन आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 लाख पर ही दिखाएंगे, ठीक है। और इस पर क्या करेंगे? इस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन कम करके ही आप अपने सभी खातों में दिखाएंगे। ये आपका क्या कहता है? कौन कहता है? ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपका कहता है। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से मेरे सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा यहाँ डिटेल में थोड़ा सा क्विक हम रिवीजन कर लेते हैं। जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं उनका जो वैल्यूएशन हम करते हैं, उनको उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ऐतिहासिक लागत पर जितने में मैंने खरीदा है उसमें डेप्रिसिएशन घटा कर ही दिखाया जाता है फिक्स एसेट्स का जो भी हम वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपका है। या अब ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसको हम जरा समझ लेते हैं। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान देना। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो होता है या मानकर चलता है कि व्यवसाय आपका भविष्य में, आपका बिजनेस है फ्यूचर में अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और इसे भविष्य में बेचने या बंद करने का कोई इरादा नहीं है, ये कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और इसमें मार्केट वैल्यू की अनदेखी की जाती है, क्योंकि संपत्ति बेचने के लिए आपने नहीं, जैसे जो आपका फिक्स एसेट्स है, अब जैसे आपने अपने बिजनेस में मशीन लगाया हुआ है, तो मशीन आप क्या बेचने के लिए थोड़ी ना, आपने सेल करने के लिए थोड़ी ना रखा हुआ है अपने बिजनेस में, आप इसे यूज करने के लिए आपने रखा हुआ है। अपने बिजनेस को कराने के लिए आपने क्या रखा हुआ है? इस मशीन को खरीदा हुआ है। तो बिजनेस में आप उपयोग करने के लिए खरीदते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें उनके मार्केट वैल्यू मतलब उसका वैल्यूएशन हमें मार्केट प्राइस के आधार से नहीं करना होता है, ना ही परिसमापन मतलब लिक्विडेशन वैल्यू से इसका कोई मतलब नहीं होता है। सिंपल सी बात है, हम इसकी मूल लागत पर ही इसका वैल्यूएशन करेंगे। मूल लागत मतलब क्या? हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितने में मैंने खरीदा है, हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही हम इसका क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं। और वो भी डेप्रिसिएशन लेस करके हम दिखाते हैं हर साल, पहले साल का डेप्रिसिएशन, सेकंड साल का डेप्रिसिएशन, ऐसे ही करके। समझ में आया आपको?
या और कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी हम जैसे इसी सिद्धांत के कारण हम संपत्ति की पूरी लागत को हम एक साल खर्चे में नहीं डालते, बल्कि उसके उपयोगी जीवन यूजफुल लाइफ में डेप्रिसिएशन के रूप में धीरे धीरे रिकॉर्ड करते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने मान लेते हैं 1 लाख का आपने मशीनरी खरीद लिया, अब इसी करंट ईयर में आप इस पूरे खर्चे को नहीं दिखाएंगे, पूरे इसी अकाउंट में मतलब इसी साल पूरे खर्चे को मतलब पूरा 1 लाख को इसी साल नहीं दिखाएंगे। आप क्या करेंगे, हर साल थोड़ा थोड़ा आप दिखाएंगे। अब अभी डेप्रिसिएशन लेस करके आप दिखाएंगे, पहले साल का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन के तौर पे आप रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये मशीन आपका क्या पूरे 10 साल तक आपकी ये मशीन चलेगी, 10 साल तक मशीन चलेगी। तो 10 साल तक हम इसके जितना भी पहले साल जितना इसकी वैल्यू डाउन हुई है, पहले साल का डेप्रिसिएशन, सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन, ऐसे करके इसके पूरे 1 लाख को हम कवर करेंगे। ठीक है, ये कहता है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। या चलिए यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, और जो अदर मैंने आपको बताया था जैसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो अदर ऑप्शन में आपके थे, तो ये सिद्धांत जो होता है ये प्रिंसिपल केवल उन्हीं चीज़ों पर लागू होता है जिन्हें हम पैसे में मेजर कर सकते हैं, और ये मूल्यांकन का आधार नहीं है आपके फिक्स एसेट्स का। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये बताता है कोई भी ट्रांजेक्शन है उसके 2 पक्ष होते हैं, डेबिट क्रेडिट, और ये भी आपके मूल्यांकन पद्धति से संबंधित नहीं है। और फोर्थ वाला ऑप्शन जो नहीं सही था, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि जितनी भी एसेट्स है उनको कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाती हैं, उन्हें लागत पर बनाए रखने के लिए, और साल दर साल क्या करते हैं, ठीक है, साल दर साल मूल्यांकन करने का जो कारण है वो गोइंग कंसर्न पर ही है। ठीक है, गोइंग कंसर्न पर ही है, इसलिए व्यवसाय बंद होने वाला हो तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, जबकि मार्केट प्राइस काम नहीं करेगा, संपत्ति को मार्केट प्राइस पर ही दिखाना होगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, और ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। और गोइंग कंसेप्ट ये कहता है कि जो संपत्तियां हैं उनको मार्केट मूल्य के बजाय उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लेस करके आप दिखाइए। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी एसेट्स, एक मिनट, या जो भी एसेट्स आपने खरीदा है उसको परचेज प्राइस पर ही रिकॉर्ड कीजिए, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। ये डेप्रिसिएशन को नहीं कहता है कि डेप्रिसिएशन लेस करो। ठीक है, जितने में आपने खरीदा है, भाई आज आपने जो मशीन 1 लाख की खरीदी है, 1 लाख की आज खरीदी है, क्या आप 5 साल बाद भी उसे 1 ही लाख का दिखाएंगे कि 1 लाख की हमारे पास मशीनरी है? नहीं, क्यों? क्योंकि मशीन अब आपकी क्या हो चुकी है, 5 साल बाद मतलब पुरानी हो चुकी है, उसकी काम करने की जो एफिशिएंसी है वो भी डाउन हो चुकी है। ठीक है, पुरानी होगी, एफिशिएंसी भी डाउन हो चुकी है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है सिर्फ आप 1 लाख में हर साल दिखाइए, तो ये भी गलत हो गया आपका। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो एसेट्स है, एसेट्स को लागत के डेप्रिसिएशन के माध्यम से उसके जीवन काल में विभाजित किया जाता है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको जरा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरिफिकेशन रिफर्स टू, एक मिनट, हाँ, वेरिफिकेशन रिफर्स टू, वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ जनरल एंड लेजर, जनरल और लेजर की जांच करना वेरिफिकेशन होता है? नहीं, गलत है। एसेट्स और लायबिलिटी, हमें इतना मालूम है वेरिफिकेशन एसेट्स और लायबिलिटी का होता है, हम लोग ऑडिट में यही पढ़े हुए हैं। तो वेरिफिकेशन का मतलब होता है एग्जामिनेशन द फिजिकल एक्सिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, मतलब संपत्तियों का फिजिकली ऑडिटर खुद ही जाके वेयर हाउस में, कंपनी में जाकर खुद ही जितने भी एसेट्स हैं उनकी खुद ही जांच करें, फिजिकली चेक करें और उनका वैल्यूएशन करें, कितने लाख रुपए का एसेट्स है कंपनी के पास। ठीक है, तो ये आपका होता है वेरिफिकेशन। तो यहाँ सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको थोड़ा आप डिटेल में बात कर लें। देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन जो होता है ये ऑडिटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, मतलब द ऑडिटर फिजिकली इंस्पेक्ट, इसमें क्या करता है ऑडिटर? ऑडिटर केवल इसमें कागजों को नहीं देखता है, बल्कि वो ये पूरी तरीके से इंश्योर करता है कि बैलेंस शीट में जो भी एसेट दिखाई गई है वो कंपनी के पास एक्चुअल में मौजूद है कि नहीं है, कंपनी के पास एक्चुअल में है कि नहीं है। ये कैसे प्रूव होता है? ये वेरिफिकेशन, मतलब वेरिफिकेशन सत्यापन से प्रूव होता है। और इसके लिए ऑडिटर करता क्या? इसके लिए वो फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब ऑडिटर जो होता है वो फिजिकल इंस्पेक्ट द एसेट टू एंश्योर एक्चुअली एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल, इफ द लेजर सेज 10 ट्रक एंड द ऑडिटर वेरीफाइज इफ देयर आर एक्चुअली 10 ट्रक्स इन द यार्ड। तो देखिए इसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस में ऑडिटर क्या करता है, खुद ही कंपनी में जाके या गोदाम में जाके वेयर हाउस में खुद ही एसेट्स का निरीक्षण करता है संपत्ति का, वो पूरी तरीके से सुनिश्चित हो सके, भाई अभी अपने आप को सुनिश्चित कर सके कि कंपनी के पास वास्तव में इतना एसेट्स है कि नहीं है। जैसा कंपनी ने अपने रिपोर्ट में दिखाया था कि कंपनी ने अपने लेजर में दिखाया था कि कंपनी के पास 10 ट्रक है इस समय, तो ऑडिटर जाके खुद ही चेक करेगा कि वास्तव में जहाँ पे यार्ड, मतलब ट्रक जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे 10 ट्रक है कि नहीं है। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस दैट इज इंपॉर्टेंट, और ये आपके वेरिफिकेशन का क्या है, की एस्पेक्ट है, पहला पॉइंट है। कैसे वेरिफिकेशन ऑडिटर करेगा? या तो खुद जाके करेगा, ठीक है। सेकंड है लीगल ओनरशिप, कानूनी अस्तित्व। इसमें क्या करता है, कंफर्मिंग द एसेट्स लीगली बिलोंग टू द बिजनेस और इन द कंपनी नेम, मतलब इसमें ये देखता है वेरिफिकेशन में एसेट्स एंड लायबिलिटी का जब ऑडिटर वेरिफिकेशन करता है तो वो लीगल ओनरशिप चेक करता है। वो चेक करता है कि जितना भी एसेट्स कंपनी के पास है वो कानूनी रूप से बिजनेस की है कि नहीं है, कंपनी के मतलब व्यापार की है कि नहीं है, ठीक है, कंपनी की है कि नहीं है, या कंपनी के नाम पर ही है। ये पूरी तरीके से लीगल ओनरशिप चेक करता है कि ऐसा ना हो एसेट्स किसी और का है और कंपनी के नाम पे वो रजिस्टर्ड है वो एसेट, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो लीगल ओनरशिप चेक करता है। और थर्ड यहाँ पे वैल्यूएशन,
वेरिफिकेशन करते समय वैल्यू भी चेक करता है। एंश्योरिंग द एसेट्स आर वैल्यूड अकॉर्डिंगली टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो ये सुनिश्चित करता है ऑडिटर कि जो भी एसेट्स है कंपनी के पास उसका मूल्यांकन सामान्य रूप से जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किया गया है कि नहीं किया गया है, ये भी आपका चेक करता है ऑडिटर। फिर चार्ज और लेयर मतलब प्रभार और प्राधिकरण, इसमें ऑडिटर ये जांचता है कि संपत्ति किसी कर्जे से मुक्त है या उसे ऋण लेने के लिए गारंटी के तौर पर रखा गया है। ठीक है, जैसे कंपनी ने अपने पास दिखाया कि मेरे पास 10 ट्रक है। अब ऐसा तो नहीं है कंपनी ने इसे लोन लेके खरीदा है, या ऐसा तो नहीं है लोन लेके खरीदा है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद ही की कंपनी की है, मतलब कंपनी की खुद ही है, कंपनी की संपत्ति है। ये दोनों चीजों में चेक करता है वो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ये लोन लेकर खरीदा गया, कर्ज के तौर पे खरीदा गया, यही सब सारी चीजें ऑडिटर चेक करता है। ओके, तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा सही है? यहाँ पे वेरिफिकेशन इज रिफर्स टू, इसका जो राइट आंसर है वेरिफिकेशन का जो अर्थ होता है क्या होता है? फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एग्जामिनेशन द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, दिस इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, चलो यहाँ पे अच्छा कौन से ऑप्शन कौन से ये गलत है, इनको जरा हम एक बार देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन था एग्जामिनिंग ऑफ जनरल एंड लेजर, तो देखिए जनरल और लेजर को ऑडिटर अगर चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, तो पोस्टिंग और रूटीन चेकिंग इसे हम कहते हैं, और दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग और रूटीन चेकिंग। वाउचर रिलेटेड एसेट्स को अगर ऑडिटर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, तो इसे हम वाउचिंग कहते हैं। वाउचर लेकर अगर ऑडिटर चेक करता है तो उसे हम वाउचिंग कहते हैं। वाउचर से केवल लेन देन की मतलब जितना भी ट्रांजेक्शन होता है उसकी सत्यता प्रमाणित की जाती है, अस्तित्व नहीं। तो दिस इज कॉल्ड वाउचिंग, इट चेक द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शन और नॉट एग्जिस्टेंस। ओके, या और कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो ये केवल सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन का एक छोटा हिस्सा होता है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ये पूरा वेरिफिकेशन नहीं होता है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर वैल्यूएशन। ध्यान देना, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज, मतलब स्टॉक का कम मूल्यांकन किस प्रकार की त्रुटि है? तो स्टॉक का जो कम मूल्यांकन मतलब हमारे पास अगर स्टॉक है कितना, 1 लाख का स्टॉक है हमारे पास, और उसका मूल्यांकन हमने कम कर दिया, अंडर वैल्यूड कर दिया, हमने 80,000 तक का ही उसका वैल्यूएशन किया है, तो ये किस प्रकार की त्रुटि है? तो ये देखिए एरर ऑफ प्रिंसिपल इसे हम कहेंगे। क्या कहेंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल हम कहेंगे। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको आइए हम डिटेल में यहाँ पे बात कर लेते हैं। अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मतलब स्टॉक का कम मूल्यांकन, ये सिद्धांत की त्रुटि होती है, मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल इसे माना जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग के बुनियादी नियमों और सिद्धांतों के गलत पालन करने के कारण, मतलब अकाउंटिंग रूल्स को न फॉलो करने के कारण ये गलतियां हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसको हम और भी डिटेल में बात कर लें। जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, ये डिक्टेट करता है हाउ स्टॉक शुड बी वैल्यूड, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। देखिए ये दोनों प्रिंसिपल क्या बता रहे थे, अभी आज ही की क्लास में मैंने पढ़ा है। ये कहते हैं कि जो भी आपके पास फिक्स एसेट्स है उसको उसकी कॉस्ट, जो भी आपके पास मतलब क्या फ्लोटिंग एसेट्स है, उस पर मैंने बताया था ना, जो करंट एसेट्स हैं आपके, उनको उनकी कॉस्ट या मार्केट प्राइस दोनों में जो कम है उस पर आप दिखाइए। इफ अ पर्सन इज इंटेंशनली, अगर कोई पर्सन है वो अपनी जानबूझकर, इंटेंशनली मतलब अपनी इच्छा से, या एक्सीडेंटली मतलब गलती से भी, ठीक है, उसने स्टॉक को क्या कर दिया, बिलो इट्स एक्चुअल कॉस्ट और मार्केट प्राइस, अपनी मतलब एक्चुअल कॉस्ट से कम मेजर कर, मतलब एक्चुअल कॉस्ट से कम वैल्यू पे दिखाया है या मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पे दिखाया है, तो ये अकाउंटिंग कन्वेंशन का क्या होता है? वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। मतलब सिंपल सी बात है, स्टॉक का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए ये कौन तय करता है? अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है, मतलब अकाउंटिंग ऑफ प्रूडेंस ऑफ अकाउंटिंग मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। और अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या गलती से स्टॉक को उसकी वास्तविक लागत या बाजार मूल्य से कम पर रखता है तो ये लेखांकन सिद्धांतों मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या है? उल्लंघन है। ओके, वायलेशन यहाँ पे हो रहा है। चलिए, इसीलिए जो आपका इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर कोई भी मान लेते हैं ऑडिटर है, या मैं कह दूं कोई भी एम्प्लॉय है, और उसने एसेट्स वैल्यूएट किया और क्या किया, उसने अंडर वैल्यू कर दिया, ठीक है, अंडर वैल्यूएशन उसने कर दिया, अंडर वैल्यूएशन कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा उसका मतलब अंडर वैल्यूएशन करने से, मतलब स्टॉक का कम मूल्यांकन करने से जो नेट प्रॉफिट होता है वो कम दिखाई देता है, और बिजनेस में जो सीक्रेट रिजर्व पैदा होता है, ठीक है, और फुल डिस्क्लोजर के सिद्धांत के खिलाफ है ये सब सारी चीजें, अगेंस्ट है फुल डिस्क्लोजर यही कहता है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स की आपका जितना भी मतलब फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है, इसको खुलकर आप पूरे खाते में दिखाइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें। टेक्निकल एरर अकाउंटिंग का कोई शब्द नहीं है, तो ये गलत हो गया। और कंपनसेंट्री एरर क्या होता है, ये मैंने आपको मतलब जितने भी हमारे बच्चे हैं जो क्लास ज्वाइन किए हुए हैं उनको मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। कंपनसेटिंग एरर होता है जब आपने एक गलती की और उसी गलती से आपकी दूसरी गलती खत्म हो जाती है। जैसे आपने एक जगह 100 रुपया ज़्यादा ले दिया, दूसरी जगह 100 कम कर दिया, तो दोनों बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो ये एक तरीके से स्टॉक का मूल्यांकन करने का मेथड नहीं है, और ये आपका हो गया। अच्छा, कितने टाइप के एरर होते हैं इनको जरा एक बार देख लेते हैं। अकाउंटिंग में कितने टाइप के एरर होते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, एरर ऑफ प्रिंसिपल, और आपका एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ये 3 तरह, और ये आपका कंपनसेटिंग एरर, 4 तरह के ये आपके एरर हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ प्रिंसिपल्स।
ठीक है, 4 तरह के। चलो हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी अ रेसिडेंट इफ, किस स्थिति में कंपनी को रेसिडेंट माना जाता है, मतलब किस कंडीशन में हम मान सकते हैं कि एक कंपनी क्या है, रेसिडेंट है। रेसिडेंट जैसे देखिए, रेसिडेंट आपके कितने टाइप के होते हैं? एक आपके होते हैं क्या, एक आपका होता है ROR रेसिडेंट, 2 टाइप के होता है। एक आपका जो निवासी रेसिडेंट, मतलब क्या, निवासी, क्या निवासी रेसिडेंट। और रेसिडेंट बनने के लिए मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, आप सभी जो लोग बैच ज्वाइन किए हुए हैं पढ़ रहे हैं, ठीक है। 182 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा आपको और प्रीवियस ईयर में, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो रेसिडेंट के अगर कंडीशन की अगर हम बात कर लें तो ROR, और दूसरा जो होता है NR होता है, नॉन रेसिडेंट आपका होता है, ठीक है। रेसिडेंट 2 तरीके के होते हैं, एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट में 2 तरीके के होते हैं, यहाँ पे मैं रेसिडेंट लिख दूँ रेसिडेंट में। तो रेसिडेंट में 2 तरीके के लोग, एक होते हैं ROR मतलब रेसिडेंट बट ऑर्डरली रेसिडेंट, और एक होता है RNOR रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डरली रेसिडेंट, और ये तो आपका नॉन रेसिडेंट, विदेशी विदेशी ये सब इसमें आ जाएंगे, ओके। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि एक कंपनी रेसिडेंट मानी जाएगी, माना जाता है किस कंडीशन में? देखिए, कोई कंपनी है, अगर वो इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनी को हमेशा भारत की निवासी मानी जाएगी, उस कंपनी को भारत का निवासी माना जाएगा। वो अपनी सभी इनकम पर, मतलब अपनी टोटल इनकम पे भारत सरकार को क्या देगी? टैक्स देगी, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है, भारतीय कंपनी है, तो उसे रेसिडेंट का दर्जा दिया जाता है, वो दर्जा है उसके पास, ठीक है, रेसिडेंट का। और सेकंड है कि ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष अगर कोई भी विदेशी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, और वो इंडिया से ही उसको मैनेज किया जा रहा है, मतलब इंडिया से ही क्या किया जा रहा है? POEM मतलब क्या? POEM मतलब क्या? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर कोई फॉरेन कंपनी है और उसका जो संचालन है, मतलब उस कंपनी को जो चलाया जा रहा है, उसके लिए जो भी डिसीजन लिया जा रहा है या उस कंपनी को जो मैनेज किया जा रहा है वो इंडिया से हो रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। विदेशी कंपनी का जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो भारत से ही हो रहा है, तो वो भी कंपनी क्या होगी? आपकी रेसिडेंट मानी जाएगी। तो यहाँ पर हमारे जो आंसर सही है, यहाँ पे बोथ ए एंड बी, मतलब सी वाला आंसर आपका सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा हम और डिटेल में बात कर ले, थोड़ा सा डिटेल में देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो अब रिप्लेस होने जा रहा है आपका पूरी तरीके से 1 अप्रैल 2026 से। कब से? 1 अप्रैल 2026 से ये रिप्लेस होने जा रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये देखिए, इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि कंपनी एक रेसिडेंट होगी, किस कंडीशन में? अगर वो कंपनी भारत की कंपनी मानी, इंडियन कंपनी है, मतलब भारतीय कंपनी है, पहला हो गया। और सेकंड, अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिसका POEM मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो अगर इंडिया में हो, ठीक है। जैसे कंपनी के लिए नीतियां जो बन रही हैं, कंपनी की जो पॉलिसी वगैरह बनाई जा रही है, पॉलिसी, एक सेकेंड, हाँ, कंपनी के लिए जो पॉलिसी वगैरह बनाई जा रही है, ठीक है, वो इंडिया से ही बनाई जा रही है, ठीक है। कंपनी की जितनी भी मीटिंग हो रही है वो इंडिया में हो रही है, ठीक है। और कंपनी को जो कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंडिया से हो रही हैं। तो कोई भी फॉरेन कंपनी है उसे भी हम क्या रेसिडेंट मान सकते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। समझ में आया आप सभी को? या चलिए, तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स 1961 अ कंपनी इज कंसीडर्ड रेसिडेंट इन इंडिया इफ इट इज एन इंडियन कंपनी रिगार्डलेस वेयर इज मैनेजमेंट इज लोकेटेड। अगर वो इंडियन कंपनी हो, चाहे उसका मैनेजमेंट कहीं से भी किया जा रहा हो, दुनिया के किसी भी कोने से, ठीक है। इंडियन कंपनी है, मान लेते वो रसिया, चाइना, कहीं पर भी बिजनेस कर रही है, वो इंडियन कंपनी रेसिडेंट का दर्जा उसे मिला हुआ है, भारतीय कंपनी उसे रेसिडेंट माना जाएगा, वो अपनी कहीं पर भी कमाई गई इनकम पे टैक्स देगी सरकार को। और दूसरा है कि यदि उसके मामलों का प्रभावी प्रबंधन, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर कोई फॉरेन कंपनी भी है तो अगर वो इंडिया से उसका मैनेज किया जा रहा है तो वो भी भारत की कंपनी मतलब रेसिडेंट माना जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे इंडियन कंपनी मतलब एक कंपनी जो भारतीय कंपनी के अधिनियम के तहत पंजीकृत है, हमेशा भारत की निवासी मानी जाएगी। और जो विदेशी कंपनी है, फॉरेन कंपनी से निवासी तभी माना जाएगा अगर उसके सभी जो मैनेजमेंट सिस्टम है या उसका जो भी डिसीजन है वो भारत से लिए जाते हैं। अब मेरे हिसाब से ज़्यादा लेंदी हो रही है क्लास इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये वाला जरा देख लो, 50 करोड़ की सीमा, ठीक है। अगर कोई विदेशी कंपनी का टर्नओवर या उसकी सकल प्राप्तियां 50 करोड़ से कम है तो उसे निवासी नहीं माना जाएगा, भले ही उसका जो मतलब POEM, ठीक है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से हो, ठीक है। यह सीमा निर्धारण के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी सब सारी चीज़ें आप याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में विच इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया टू ROR इंडिविजुअल। कह रहा है कि रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डरली रेसिडेंट, ROR जिसे बोलते हैं, व्यक्ति के लिए कौन सी आय भारत में कर योग्य है, ठीक है। भारत में क्या है, कर योग्य है। तो अभी मैंने आपको बताया था,
अभी मैंने आपको बताया था कि रेसिडेंट 2 टाइप के होते हैं, एक आपका रेसिडेंट और एक आपका नॉन रेसिडेंट। तो मैंने 2 तरीके का मैंने आपको बताया था। रेसिडेंट 2 तरीके के होते हैं, एक आपके इंडियन मतलब रेसिडेंट तो होते ही हैं, सिंपल सी बात है, और एक आपके नॉन रेसिडेंट होते हैं जो जिसे हम एनआरआई बोलते हैं, एनआर नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट में 2 तरीके के, रेसिडेंट ऑर्डरली रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डरली रेसिडेंट, ये आपके होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी बात कर रहा है, रेसिडेंट एंड ऑर्डरली रेसिडेंट। ये कौन सी इनकम पे भारत सरकार को टैक्स पे करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एनी इनकम इनकर्ड, एनी इनकम अक्रूड और रिसीव इन इंडिया, सिर्फ भारत में कमाई गई इनकम पे देंगे। भाई ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, साधारण निवासी है, तो सिर्फ भारत में कमाई गई इनकम पे टैक्स देंगे, गलत है। यहाँ पे ये कहीं पर भी कमाई, देखिए इस पे तो देंगे, अगर इन्होंने भारत में कमाया हुआ है पैसा तो इस पे तो ये देंगे। तो मेरे हिसाब से अभी इस आंसर को हम जिंदा रखते हैं, एनी इनकम मतलब कोई भी इनकम। अच्छा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सही है भाई, एनी इनकम इनकर्ड अक्रूड और रिसीव इन इंडिया, अगर उसने भारत में कहीं पर भी इनकम कमाया है, अर्जित किया है, प्राप्त किया है, तो इस इनकम पे वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, ये आपको मतलब वो मतलब जो रेसिडेंट है ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो टैक्स पे करेगा भारत सरकार को। अगर उसने बाहर भी पैसा कमाया हुआ है, एनी इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, अगर वो मान लेते हैं वो निवासी कहाँ चला गया, सऊदी चला गया, कहाँ चला गया, सऊदी चला गया, और वहाँ पे किसी कंपनी में वो काम कर रहा है, कंपनी में, और वहाँ पे वो काम करते करते कम से कम 1 करोड़ रुपए उसने कमा लिया, तो इस 1 करोड़ की इनकम पे भी वो भारत सरकार को टैक्स देगा। क्यों? क्योंकि वो ROR है, मतलब रेसिडेंट है इंडिया का, वो भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो कोई भी भारत के बाहर अर्जित इनकम पे भी वो टैक्स पे करेगा। एंड एनी इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर अगर कोई इनकम वो रिसीव कर रहा है उस पर भी वो टैक्स देगा। कहीं पर भी काम करे, चाहे इंडिया में, विदेश में, बाहर पैसा रिसीव कर रहा है, उस पर भी वो टैक्स देगा। तो सभी आय आपकी क्या होती है, ऑल इनकम आर टैक्सेबल, इसलिए डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तीनों इनकम पे वो टैक्स पे करेगा, ठीक है, कहीं पर भी वो कमाए, डी आंसर सही है यहाँ पे। ROR एक इंडिविजुअल पर ग्लोबल इनकम टैक्स लगता है। ग्लोबल इनकम मतलब इंडिया में, मतलब पूरे विश्व में कहीं पर भी वो पैसा कमाए वो उस पर टैक्स पे करेगा, चाहे वो इंडियन इनकम हो, फॉरेन इनकम हो, या रिसीव कहीं पर भी एनीवेयर किया जा रहा है, सभी आय पे ROR मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सभी इनकम उसकी टैक्सेबल होती है, वो टैक्स पे करेगा। क्लियर है, समझ में आया आपको? तो इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट व्यक्ति ग्लोबल इनकम यानी दुनिया भर में कमाई गई आय पर भारत में उसका टैक्स लगेगा। ओके या, और कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, इसको जरा आप अच्छे से देख लो। जैसे भारत की सीमाओं के भीतर कमाई गई, प्राप्त की गई कोई भी इनकम है वो ROR के लिए क्या है, टैक्सेबल है, पहली बात हो गई। अगर एक ROR भले ही वो क्या है, अमेरिका, ब्रिटेन या किसी अन्य देश में उसने पैसा कमाया है, लेकिन वो भारत में कर योग्य होगा और भारतीय आयकर के रिटर्न ITR में अपनी दुनिया भर की संपत्ति और आय की जानकारी भी देनी होगी, ठीक है, वरना पेनल्टी लग जाएगा अगर वो नहीं देगा। आइए मैंने चार्ट बनाया हुआ है, चार्ट जरा देख लो। मैंने बताया था रेसिडेंट, तो ROR रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और NR मतलब नॉन रेसिडेंट मतलब अनिवासी। एक निवासी है, एक असाधारण निवासी और एक अनिवासी, 3 कैटेगरी के होते हैं आपके। रेसिडेंशियल स्टेटस होता है 3 तरीके का होता है। तो पहला हम बात कर ले, भारत में कमाई गई इनकम अगर है तो इनके लिए तो ये पूरी टैक्सेबल रहेगी, चाहे भारत में कमाए चाहे कहाँ पर भी कमाए, ये टैक्स पे करेंगे। इनके लिए भी टैक्सेबल होता है, इनके लिए भी टैक्सेबल होता है। तो पहला वाला चार्ट में अगर कोई भी इनकम जो भारत में कमाया गया है, तीनों लोग कमाई गई इनकम पे टैक्स पे करेंगे। भारत में अर्जित, अगर इन लोगों ने पैसा भारत में अर्जित किया हुआ, अक्रू किया हुआ है, तो उस पर भी ये टैक्सेबल होगा, इनके लिए भी टैक्सेबल होगा, इनके लिए भी टैक्सेबल होगा। ओके या, और तीसरा यहाँ पे अगर हम बात कर लें, विदेश में कमाई गई, अगर विदेश में मतलब बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इंडिया से मतलब बिजनेस को कंट्रोल किया जा रहा है लेकिन विदेश में कमाई गई यहाँ पर, तो देखिए ये टैक्स पे करेंगे, ये भी टैक्स पे करेंगे, लेकिन ये NRI मतलब NR जो नॉन रेसिडेंट है ये नहीं पे करेगा। अपनी विदेश की कमाई गई इनकम पे टैक्स के ऊपर पे करेगा, क्योंकि ये खुद ही विदेशी है, ये खुद ही क्या है, ये खुद ही विदेशी है, ठीक है। मान लेते हैं ये लंदन का है, तो ये अपनी लंदन की इनकम पे थोड़ी ना टैक्स पे करेगा, जहाँ पे वो कमाएगा ये लोग पे करेंगे। शुद्ध विदेशी है, प्योर फॉरेन इनकम पे ये टैक्स पे करेगा। ROR जो है ये बेचारा कहीं पर भी कमाएगा, ये भारत सरकार को टैक्स पे करेगा, ये नहीं पे करेगा। अपनी फॉरेन इनकम पे ये टैक्स नहीं पे करेगा। कौन? RNOR, ठीक है, ये नहीं पे करेगा। और विदेशी तो ऑलरेडी नहीं पे करेगा, इसका इंडिया से क्या लेना देना विदेशी इनकम का। तो समझ में आया, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बन रहे हैं, बहुत सारी डिटेल में क्लासेस चल रही हैं। मेरे हिसाब से आप सबको समझ में भी आ रहा होगा, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न एग्जेम्प्टेड इनकम शैल बी अलाउड एज वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर एनी हेड। मतलब जो एग्जेम्प्टेड इनकम है, एग्जेम्प्टेड इनकम क्या है? एग्जेम्प्टेड इनकम जिसपे आपको डिडक्शन के लिए मतलब अप्लाई नहीं करना पड़ता है। डिडक्शन मतलब छूट लेने के लिए, मतलब कटौती लेने के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी इनकम होती है जिसमें भारत सरकार खुद ही आपको छूट दे देती है, ठीक है, खुद ही आपको छूट दे देती है, डिडक्शन आपको दे देती है, कहती है मुझे इस इनकम पे टैक्स नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम पे सबसे अच्छा एग्जांपल है, इस पे भारत सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेती है आपसे। ये पैसा कृषि आय आपकी है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, सिंपल सी बात है। तो जो एग्जेम्प्टेड इनकम है, बात लेते हैं एग्रीकल्चर इनकम कमाने के लिए, अर्जित करने के लिए, कमाने के लिए आपने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। जैसे एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5 लाख हो रही है,
ठीक है। और 5 लाख कमाने के लिए आपने भाई जाहिर सी बात है बहुत सारे बीज बोए हैं, आपने फिर सिंचाई वगैरह की है, फार्मिंग पूरा किया अच्छे से, तो उसके पीछे कम से कम 1 लाख रुपया खर्चा हो गया। 1 लाख रुपया। तो क्या है, इस खर्चे को मतलब किसी भी हेड के अंतर्गत गणना करते समय मतलब कंप्यूट हम करेंगे, ठीक है, इनकम अंडर एनी हेड, किस हेड में हम कंप्यूट करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस खर्चे को 5 लाख कमाने के लिए 1 लाख हमने खर्चा किया, तो इसका कैलकुलेशन हम किस में करेंगे? क्या कटौती की अनुमति हमें मिलेगी? नहीं, इस खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी सरकार ने 5 लाख का डिडक्शन आपको दे दिया है। जो आपकी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कहा है कि ये एग्जेम्प्टेड इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम, इस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। तो ऑलरेडी एक तो फायदा आपको मिल गया है। तब दूसरा फायदा अगर गवर्नमेंट थोड़ी ना आपको देगी, डबल बेनिफिट देखिए टैक्स में कभी नहीं होता है, डबल बेनिफिट कभी नहीं आपको मिलता है टैक्स में, ठीक है। तो ये इसका कटौती आपको नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो पहला ऑप्शन आपको गलत हो गया, नॉट अलाउड एज डिडक्शन, नॉट अलाउड एज डिडक्शन, तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये आंसर आपका सही है, ये आंसर आपका सही है, इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। एग्जेम्प्टेड, ये छूट थोड़ी ना है, ऑलरेडी आपको एग्जेम्प्टेड इनकम पे छूट मिल चुकी है, तो यहाँ पे बी आंसर आपका पूरी तरीके से सही है। सेक्शन 114A के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्टेड इनकम, जो आपकी ऐसी इनकम जिसपे कोई टैक्स लगता ही नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले ही कह देती है हमें टैक्स नहीं चाहिए इस इनकम पे, और इसको कमाने के लिए जो भी आप खर्च करते हो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि टैक्स फ्री इनकम पर डिडक्शन देना ये डबल बेनिफिट होगा। तो बी आंसर आपका यहाँ पे पूरी तरीके से सही है। इसको और थोड़ा डिटेल में बात कर लो, सेक्शन 14A के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, कोई भी ऐसी इनकम जो कर से मुक्त है, उस आय को कमाने के लिए किए गए किसी भी खर्च की कटौती डिडक्शन नहीं दी जाएगी। और इनकम टैक्स का जो मूल सिद्धांत है वो यही कहता है कि खर्चों की कटौती केवल जो आपको मिलेगी वो टैक्सेबल इनकम के विरुद्ध दी जाती है, ठीक है। खर्चों की कटौती जो होती है, जैसे आपने मान लेते हैं इंश्योरेंस वगैरह आपने करा रखा है, इंश्योरेंस वगैरह करा रखा है आपने, या आपने लोन ले रखा है भारत मतलब किसी भी बैंक से, संस्था से, ब्याज पे कर रहे हो, पढ़ाई के लिए आपने लिया हुआ है, हायर एजुकेशन के लिए, तब आपको टैक्सेबल इनकम में कटौती आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन सरकार छूट आपको ऑलरेडी दे रही है और उस पर भी आप फायदा लेना चाहते हो तो ये डबल बेनिफिट हो जाएगा, इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। चलो अच्छा, मैं एक एग्जांपल बता दूं या एग्जांपल रहने दो, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईजीएसटी इज पेबल व्हेन द सप्लाई इज, आईजीएसटी कब पेबल होता है? जब आपूर्ति होती है। क्या? तो देखिए आईजीएसटी, सबसे पहले आपकी जीएसटी कितने प्रकार की होती है इसको पहले आप समझ लो। तो देखिए जीएसटी आपकी जो होती है, एक मिनट मैं यहाँ पे, हाँ एक मिनट, या हाँ, सबसे पहले जीएसटी आप सबको मालूम होगा, जीएसटी आपकी देखिए एक आपका होता है एसजीएसटी, एक आपका एसजीएसटी, दूसरा जो टाइप है जीएसटी का वो है आपका सीजीएसटी, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड थर्ड आपका जो होता है वो होता है आईजीएसटी। क्या होता है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड फोर्थ जो आपका होता है वो यूटीजीएसटी आपका होता है, यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आईजीएसटी कब अप्लीकेबल होता है, कब सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल में अगर बात कर लूँ, आईजीएसटी आपका कब अप्लाई होता है, तो देखिए आईजीएसटी आपका कब लगता है, जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। कैसा सप्लाई होता है? इंट्रा स्टेट जब सप्लाई होता है तब आपका आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी। और जब इंटर स्टेट सप्लाई होता है, इंटर स्टेट, तब वहां पे आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों आपके टैक्स ऐड होकर लगते हैं। समझ में आया? और इंट्रा यूटी में, इंट्रा मतलब यूटी में आपका सीजीएसटी और यूटीजीएसटी आपका लगता है। तो आईजीएसटी केवल इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है, ये जरा आप ध्यान देना। जैसे कोई भी स्टॉक है, कोई भी माल है, मतलब कोई कंपनी है जो मुंबई की कंपनी है, कहाँ की कंपनी है? मुंबई की कंपनी है, और यहाँ से माल भेजा जा रहा है दिल्ली में, तो कौन सा टैक्स लगेगा? एक मिनट, हाँ दिल्ली में DELHI, हाँ दिल्ली में माल भेजा जा रहा है, तब यहाँ पे आईजीएसटी आपका सिर्फ और सिर्फ लगेगा। लेकिन नहीं, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी हो गया ना, दिल्ली यूनियन टेरिटरी हो गया, लेकिन नहीं, हाँ ये आईजीएसटी ही लगेगा। और देखिए दूसरा जरा ध्यान दे लो, जैसे मान लेते हैं बिहार में ही माल बन रहा है और बिहार में ही सप्लाई हो रहा है, तब यहाँ पे आपका एसजीएसटी आपका लगेगा, और प्लस आपका क्या लगेगा? आईजीएसटी आपका, सॉरी सीजीएसटी आपका लगेगा, ये दोनों टैक्स ऐड होकर मिलेंगे आपको बिल में, ये दोनों टैक्स आपको मिलेंगे आपको ऐड होकर, ठीक है। 5% अगर मान लेते हैं लग रहा है तो 5% इस पे, 5% इनका हिस्सा राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, दोनों ऐड होकर आपको दिखाई देगा। समझ में आया? मुंबई से दिल्ली अगर कोई माल सप्लाई हो रहा है तब आईजीएसटी लगता है, बिहार से नई माल बना मतलब उसी राज्य में, तो वहाँ दो तरीके के एसजीएसटी और सीजीएसटी, केंद्र और राज्य दोनों लोगों का अलग अलग वहाँ पे आपको दिखाई देगा बिल में, ठीक है। और ये टैक्स लगेगा और यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया। तो ये आईजीएसटी आपका कब लगता है? इंटर स्टेट सप्लाई, अंतरराज्यीय जब आपूर्ति होती है, सप्लाई होती है, तब आपका लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात कर लें।
विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड इन जीएसटी, निम्नलिखित में से कौन से जो टैक्स है वो जीएसटी में समाहित किए जा चुके हैं? तो सेंट्रल सेल टैक्स ये भी जीएसटी में शामिल किया जा चुका है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये भी शामिल किया जा चुका है, और वैल्यू एडेड टैक्स ये भी शामिल किया जा चुका है जीएसटी में। ये सभी शामिल हो चुके हैं, तो ऑल ऑफ द अबव सभी सही है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए जीएसटी कब लागू हुआ ये भी जरा ध्यान दे दो, बहुत बार पूछा जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी डे मतलब जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई। और 2017 को जीएसटी लागू हुआ था पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आप लोगों ने देखा था संसद को पूरी तरीके से बहुत सारी रोशनियों से सजा दिया गया था जब जीएसटी पूरी तरीके से लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर एक पूरी तरीके से बिल बन गया था, या मैं कह सकता हूँ एक्ट बन गया था एक तरीके से। तो जीएसटी लागू होने के बाद पूरी तरीके से सीजीएसटी सेंट्रल आपका क्या सेंट्रल सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, ये सभी जीएसटी में शामिल हो गए थे। जीएसटी कहता क्या है? 1 नेशन 1 टैक्स। क्या कहता है? 1 नेशन 1 टैक्स, 1 टैक्स, ये जीएसटी का स्लोगन है, एक राज्य एक कर। तो ये आपका आंसर हो गया, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी जीएसटी में मर्ज हो गया है ये सभी। और यहाँ थोड़ा डिटेल में बात कर ले, थोड़ा सा बस हल्का सा। यहाँ पे सेंट्रल सेल टैक्स सीएसटी होता क्या है? तो देखिए जब अंतर्राज्यीय बिक्री पर लगता है सेंट्रल सेल टैक्स, और ये जीएसटी का पार्ट है, लेविड ऑन द इंटर स्टेट सेल्स, नाउ पार्ट ऑफ द जीएसटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जैसे ये जब कहीं मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे भी निर्माण कार्य होता है वहाँ पर लगने वाला शुल्क होता है ये, और जीएसटी में भी ये पूरी तरीके से शामिल है। वैल्यू एडेड टैक्स ये राज्य स्तरीय बिक्री कर है, जिसे अब एसजीएसटी सीजीएसटी में बदल दिया गया है। तो ये बातें ध्यान रहनी चाहिए आपको। ओके, या जीएसटी में और भी शामिल किए गए हैं, जैसे सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सभी भी शामिल किए गए हैं जीएसटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बात करते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रिफर टू। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से क्या अभिप्राय है आपका? तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मतलब क्या? मतलब हमारी पूंजी, हमारी जो पूंजी है, या मैं कह दूं हमारा जो कैपिटल है हमारे बिजनेस के लिए, हमारे पास जो पूंजी है, हमारा जो कैपिटल है, या हमारे पास बिजनेस चलाने के लिए जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, हमारे पास जो पैसा है जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ तो हमारा पैसा होता है, कुछ हम क्या करते हैं कहीं से उठा कर लेकर आते हैं। उठा के लाने का मतलब क्या? या तो आप कहीं से लोन वगैरह लेते हो, बैंक से लोन लेते हो पहला। दूसरा हो गया, या तो आप अपने मार्केट में आप क्या करते हो, अपने शेयर बेचते हो, शेयर अपने कंपनी का शेयर बेचते हो। तीसरा हो गया, या तो आप अपने कंपनी का डिबेंचर वगैरह आप सेल करते हो, बॉन्ड वगैरह आप सेल कर दे रहे हो, बॉन्ड वगैरह सेल करते हो। तो यही सब सारी चीजें हैं फंड इकट्ठा करने का। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मतलब आपकी बिजनेस की पूंजी, वित्तीय पूंजी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही होगा? बी आंसर सही है। ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है सभी वित्तीय साधनों से मिलकर बनता है। तो यहाँ डी आंसर सही है। इसको हम थोड़ा डिटेल में बात कर लें। हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लोन्स और वर्किंग कैपिटल जो हमारे पास हमारे जेब में पड़ा है, हमारे पॉकेट में है, ये सब चीजों से मिलकर हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार होता है हमारे बिजनेस के लिए। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज द रिजल्ट ऑफ। आपसे कह रहा है कि फर्म का बाजार मूल्य किसका परिणाम होता है? फर्म का मार्केट मतलब बाजार मूल्य किसका परिणाम होता है? डिविडेंड डिसीजन का, या वर्किंग कैपिटल डिसीजन का, कैपिटल बजटिंग डिसीजन का, या ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न का? तो देखिए फर्म का जो मार्केट वैल्यू है ये किसका परिणाम होता है? कि ये मार्केट वैल्यू जो है बाजार का फर्म के, ठीक है, किसका रिजल्ट होता है? तो ये ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न का होता है। अगर आप रिस्क लोगे, अगर आप अपने बिजनेस में रिस्क ले रहे हैं तब तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, नहीं लेंगे तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। आपने रिस्क लिया है तो उसके बदले में आपको प्रॉफिट मिल रहा है। आपने किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया हुआ है और बहुत रिस्क है उस कंपनी में, लेकिन आपने रिस्क लेकर इन्वेस्ट किया है और कंपनी आपको उसके बदले में क्या देगी? प्रॉफिट देगी, ठीक है। तो ये इसका आपका परिणाम होता है बाजार मूल्य। फर्म का बाजार मूल्य ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, जोखिम और प्रतिफल का संतुलन होता है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए हम लोग यहाँ पे डिटेल में इसको बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो शेयर होल्डर्स है, शेयर धारक है, उनकी संपत्ति को अधिकतम करना। जो फर्म के बाजार मूल्य मार्केट वैल्यू में क्या दिखाई देता है आपका, ओके या। और ये संतुलन कैसे बनता है? जैसे रिस्क, जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी डिसीजन, उसकी अनिश्चितता बनी रहती है। आपको फायदा हो या ना हो, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम है कि मेरा इन्वेस्टमेंट सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन जितना अधिक जोखिम आप लेंगे इन्वेस्टर्स को उतना ही अधिक प्रतिफल मतलब रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और जैसे आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में तो 10% की हिस्सेदारी आपको मिल रही है। आप अगर 10 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सीधा 40% की हिस्सेदारी मिल रही है। तो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना फायदा आपको होगा। रिटर्न मतलब वही वह लाभ जो आपको निवेश, आप अपने निवेश से आप कमा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। और बैलेंस का मतलब फर्म के बाजार मूल्य में केवल हाई रिटर्न से नहीं बढ़ता है, लाभ कमाने के लिए बहुत सारा जोखिम लिया गया है। इससे इन्वेस्टर डर जाएंगे, शेयर की कीमत बढ़ जाएगी। इसीलिए जो कुशल मैनेजर होता है, जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन के लिए ट्रेड ऑफ उसे बनाना पड़ता है जिससे फर्म की वैल्यू अधिकतम हो सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और इसको यहाँ पे हटाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, लेसर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह रहा है कि ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल ऋण पूंजी से ये कम होता है, ऋण पूंजी से कम होता है, और इक्वल टू द लास्ट डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, पिछले लाभांश के बराबर होता है, पिछले लाभांश के बराबर, या इक्वल टू द डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द कमिंग ईयर, आगामी वर्ष में अपेक्षित लाभांश के बराबर होता है। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया आपका, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। जो आपके आंसर जो सही है वो डी आंसर आपका यहाँ पे सही है, और अदर ऑप्शन क्यों गलत है जरा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, अदर ऑप्शन क्यों गलत है, और यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, अगर हम उसको बात कर ले तो ये एक न्यूनतम प्रतिफल की दर, मतलब मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो फर्म को अपने इन्वेस्टर्स को की उम्मीदों को पूरा करने के लिए फर्म के बाजार मूल्य को बनाए रखने के लिए अपने निवेश पे कमानी ही चाहिए। अभी मैंने बताया कि 10 लाख रुपया मतलब बैंक से उधार लिया गया है, 1 लाख रुपया मतलब इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो टोटल 11 लाख रुपया कंपनी को देना है बैंक को। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस 1 लाख से तो ज्यादा कमाना ही पड़ेगा, 1 लाख रुपया तो देना ही देना है ब्याज के तौर पे, तो इससे ज्यादा ही कमाना है, मोर देन 1 लाख, तो वही आपका होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जो एक फर्म को अपने इन्वेस्टर्स की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, फर्म के बाजार मूल्य को बनाए रखने के लिए निवेश पर कमानी ही चाहिए, इतना देना ही देना है, तो 1 लाख से ज्यादा कंपनी कमाने की सोचेगी, ये आपका होता है। तो यहाँ पे डी आंसर आपका सही था। ए अदर क्यों गलत है, देखिए आमतौर पर जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट होती है, ऋण की लागत होती है, वो बहुत सस्ती होती है, इस पर टैक्स का लाभ भी आपको मिलता है। भाई लोन पे जो ब्याज लेते हैं उसमें आपको फायदा भी मिलता है टैक्स का, और पूंजी की कुल लागत मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लागत से हमेशा अधिक होता है। ठीक है, इसलिए ए वाला आंसर आपका नहीं सही था। बी और सी क्यों गलत है, इसको जरा ध्यान दे लो। तो बी और सी यहाँ पे, हाँ बी और सी मैं जरा यहाँ पे बता दूँ, 1 मिनट। हाँ, बी और सी क्यों यहाँ पे रॉन्ग थे, तो देखिए अगर मान लेते कोई शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी के 10% उसने शेयर खरीदा हुआ है, 10% शेयर उसने लिया है आपकी कंपनी का, तो क्या इसकी 10% इसका जो कॉस्ट आ रहा है 10%, आप जब इसको प्रॉफिट में हिस्सा देंगे तो वो आ रहा है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तो क्या आप बस इतना ही कमाई करेंगे कि इसका 1 लाख भर जाए, इसका 1 लाख हम दे सकें, ये आपसे कह रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसके 10% तो इसका देंगे ही देंगे, कंपनी को हमें चलाना भी है, ग्रो भी करना है। तो ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल होता है जो लास्ट डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब जितना हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया उसी के बराबर होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके घटक जो है की पॉइंट्स, ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज टैक्स घटाने के बाद, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये आपके होते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिक्योरिटी इज नोन एज अ वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी को वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी कहा जाता है? डिवेंचर्स को कहा जाता है, प्रेफरेंस शेयर को, इक्विटी शेयर को, नॉन ऑफ द दीज। तो देखिए वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी हम किसे कह सकते हैं? हम इक्विटी शेयर्स को कह सकते हैं, वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे सी आंसर आपका सही है। अब थोड़ा यहाँ पे और भी ध्यान दें, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे डिवेंचर्स की अगर हम बात कर लें तो डिवेंचर्स, अगर कोई कंपनी मान लेते हैं डिवेंचर्स के माध्यम से लोन इकट्ठा कर रही है, डिवेंचर के माध्यम से किसी कंपनी ने क्या किया है, लोन इकट्ठा किया हुआ है, तो जितना भी लोन कंपनी ने लिया है कंपनी उस पर कंपनी को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% मान लेते हैं। तो ये 10% फिक्स होता है, पूरी तरीके से फिक्स होता है, देना पड़ेगा तो पड़ेगा। ब्याज का पैसा कभी माफ नहीं होता है, ठीक है, तो ये देना ही पड़ेगा। तो ये वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी आपका नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर, जैसे प्रेफरेंस शेयर मान लेते शेयर 2 तरीके के होते हैं, और शेयर एक आपका होता है इक्विटी शेयर और एक आपका होता है प्रेफरेंस शेयर। अगर शेयर होल्डर्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी को फायदा हो या ना हो, ठीक है, या प्रेफरेंस शेयर है, कंपनी को फायदा हो या ना हो, अगर तो इनको शेयर में हिस्सा मिलेगा, इनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। और अगर कंपनी को फायदा हो रहा है तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में मिलेगा, इसीलिए इनको वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी कहा जाता है, इस तरह के सिक्योरिटी को। सी आंसर सही है। थोड़ा डिटेल में बात कर लें। वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी उन सिक्योरिटीज को कहा जाता है जिन पर मिलने वाला जो रिटर्न है, डिविडेंड है, वो निश्चित नहीं होता है और कंपनी के लाभ के अनुसार ये बदलता रहता है। और इसमें आपका जैसा भी मैंने बताया कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको मिलने वाला जो डिविडेंड है वो उनके मुनाफे पर निर्भर, कंपनी के मुनाफे पर निर्भर करता है। अगर कंपनी को फायदा ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा लाभांश मिलेगा आपको, अगर कम मुनाफा हो रहा है तो कंपनी घाटे में जा रही है तो आपको डिविडेंड मिलेगा ही भी नहीं, लाभ में हिस्सा मिलेगा भी नहीं। ये भी बात ध्यान में रख लो। और जो डिवेंचर्स की बात कर लें तो डिवेंचर्स पर ब्याज की दर और प्रेफरेंस शेयर पर लाभांश की दर पहले से फिक्स रहती है। अगर कंपनी का बिजनेस चले या ना चले, इन लोगों को लाभ में हिस्सा कंपनी देगी, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके लिए ऐसी कोई भी रेट या दरें निश्चित नहीं होती हैं।
ओके या। और रेसिड्यूअल ओनर भी इन्हें हम कह सकते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जैसे बाहरी देनदार जैसे डेप्ट या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भुगतान करने के बाद जो भी पैसा बचता है कंपनी का वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, तो इन्हें हम वेरिएबल इसीलिए हम इसे इन्हें कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन या। अच्छा, डिवेंचर्स वाला मैंने आपको देखिए बताया था, फिक्स इनकम सिक्योरिटी से बोलते हैं। इस पर ब्याज की दर निश्चित होती है, चाहे कंपनी को लाभ हो या नहीं, कंपनी को पे करना ही करना है। और प्रेफरेंस शेयर होता है, इस पर लाभांश की दर, इसमें भी मतलब आपका डिविडेंड रेट जो होता है पहले से फिक्स होता है, इसका भुगतान लाभ होने पर ही किया जाता है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको या। देख लो यहाँ पे आपके सिक्योरिटी टाइप, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, ये वेरिएबल होता है, फिक्स होता है, फिक्स होता है। इसमें कोई भी रेट फिक्स नहीं होता है, इसमें फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, और इसमें फिक्स रेट पे इंटरेस्ट कंपनी पे करती है, या कंपनी मान लेते हैं कोई पर्सन है उसे मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग कैपिटल इज असरटेन बाई प्रिपेयरिंग। ओपनिंग कैपिटल मतलब प्रारंभिक पूंजी किसे तैयार करके ज्ञात किया जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करके तैयार किया जाता है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, और एकल प्रवेश सिंगल एंट्री सिस्टम आप लोग पढ़े ही होंगे। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है डज नॉट हैव अ प्रॉपर बैलेंस शीट। सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई भी प्रॉपर बैलेंस शीट तैयार नहीं होता है, और कैपिटल जो कैलकुलेट किया जाता है वो लायबिलिटी लेस किया जाता है एसेट्स में से, और फिर वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का कौन सा आंसर सही है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओपनिंग कैपिटल प्रारंभिक पूंजी किसे तैयार करके ज्ञात किया जाता है, तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन या। देख लीजिए यहाँ पे, जब भी कोई बिजनेस है सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रही है तो उसके पास बैलेंस शीट होता ही नहीं है। ऐसे में क्या होता है, शुरुआती पूंजी जो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए साल की शुरुआत में कंपनी के पास जितना एसेट्स है और जितनी कंपनी की लायबिलिटी है उसका एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसी के भी पे निकाला जाता है। और ये जो बैलेंस शीट के समान होता है सिंगल एंट्री सिस्टम में, और पूंजी खोलने के लिए वित्तीय वर्ष के पहले दिन सभी संपत्ति और लायबिलिटी की एक सूची बनाते हैं। उन दोनों का जो डिफरेंस होता है ओपनिंग एसेट और माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, ये आपका ओपनिंग कैपिटल होता है। इस पे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैश बुक में सिर्फ हम कैश और बैंक की लेन देन को हम रिकॉर्ड करते हैं, पूंजी के लिए नहीं किया जाता है। क्रेडिटर ये केवल ये बताता है कि सप्लायर्स को कितना पैसा देना बाकी है, ये क्रेडिटर अकाउंट हमें बताता है। उधार लिए गए कितना हमारा कर्जा बाकी है, क्रेडिटर अकाउंट से हमें पता चलता है। डेटर्स अकाउंट से हमें ये मालूम चलता है कितना पैसा हमें कस्टमर से मिलेगा। तो ये भी आपका जो ऑप्शन में सी ऑप्शन है, ये भी आपका नहीं सही है। ओके, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओवरऑल 2 से 3 क्वेश्चंस और हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम इज एक सिंगल एंट्री सिस्टम कैसा होता है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम कंप्लीट और साइंटिफिक सिस्टम नहीं है, ये इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक सिस्टम होता है आपका। ठीक है, इनकम्प्लीट अनसाइंटिफिक सिस्टम होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, जो पहले के लोग यूज करते थे जब डबल एंट्री सिस्टम नहीं था। अभी कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है, अभी आपका डबल एंट्री सिस्टम चल रहा है। डबल एंट्री सिस्टम आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है, लोग यूज कर रहे हैं। जिसमें डेबिट और क्रेडिट, कोई भी कंपनी है, बैंक है, ये डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही अपने सभी खातों को प्रिपेयर करते हैं, सभी अकाउंट्स को। और ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम पहले अप्लाई होता था, मुनि लोग करते थे, तो ये बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन का पूरा रिकॉर्ड नहीं होता है, आधी अधूरी और अनसाइंटिफिक मतलब अवैज्ञानिक व्यवस्था इसमें होती है। चलिए, सिंगल एंट्री सिस्टम कैन नॉट बी मेंटेन बाय, सिंगल एंट्री सिस्टम किसके द्वारा नहीं रखा जाता है, तो देखिए पार्टनरशिप अकाउंट और सोल ट्रेडशिप अकाउंट और जॉइंट स्टॉक अकाउंट। तो जॉइंट स्टॉक अकाउंट जो होती है, संयुक्त स्टॉक कंपनियां जो होती हैं, ये सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो करती हैं। ये जो अपना अकाउंट तैयार करती हैं डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग करती हैं। तो यहाँ ए आंसर आपका सही है। ठीक है, ए आंसर आपका सही है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनियां हैं, ये कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनियों के लिए अनिवार्य है कि वो अपने सभी खातों को डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर तैयार करें, बनाएं। और सिंगल एंट्री सिस्टम ये सभी कंपनियां उपयोग नहीं करती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनियां, क्योंकि अगर ये सिंगल एंट्री सिस्टम उपयोग करेंगी तो पूरी तरीके आधी अधूरी जानकारी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन का इनको पता नहीं चल पाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। और जबकि जो सोल ट्रेडरशिप है, जो सोल ट्रेडरशिप मतलब आप ही अपने बिजनेस के मालिक है, आपके अलावा कोई मालिक नहीं है। और पार्टनरशिप, कुछ पार्टनरशिप फर्म होते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं, ये अपनी सुविधा के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम सरल और बहुत ही सिंपल होता है और कम खर्चीला होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ ऑलवेज अफेक्ट द, बैड डेब्ट लिखे जाने पर हमेशा किस खाते को प्रभावित करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बैड डेब्ट होता क्या है, बैड डेब्ट होता है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट आपका होता है, जैसे मैंने अपने कस्टमर्स को, मैंने अपने कस्टमर मतलब मैंने अपने कस्टमर, जैसे मैं कह दूँ पायल मेरी कस्टमर है, ठीक है, पायल को मैंने 5 लाख रुपए का माल उधार दिया सेल करने के लिए, 5 लाख है, हाँ है 5 लाख का दिया। और पायल ने कहा कि मैं आपको 1 मार्च तक मैं आपको पे कर दूंगी, ठीक है। लेकिन पायल 1 मार्च
सेकेंड 1 जुलाई तक, मतलब 4 से 5 महीना बीत गया, 1 अगस्त पूरा आ गया और अभी तक इसने कोई भी पैसा नहीं दिया मुझे, कोई भी 5 लाख का 1 भी रुपया मुझे नहीं मिला। तो मैं पूरी तरीके से, मुझे आशा हो गया, मुझे पूरी तरीके से मालूम चल गया कि ये पैसा मेरा डूब गया, मुझे नहीं मिलने वाला। तो दिस इज बैड डेप्ट। ये बिजनेस के लिए हानि होती है, बिजनेस का नुकसान होता है, जो पैसा मिलना था अब नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए हम कौन सा खाता बनाते हैं? तो इसके लिए हम डेटर्स का खाता बनाते हैं। जो कस्टमर मेरा पैसा लेकर गया है, भगौड़ा हो गया है, नहीं पे कर पाएगा, उसी के नाम का खाता हम बनाते हैं। ठीक है, तो ए आंसर आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, पायल अकाउंट के नाम से हम बनाएंगे। देखिए, खराब कर्ज, बैड डेप्ट मतलब आपका क्या होता है, कस्टमर से पैसे मिलने वाला पैसा नहीं मिलेगा, कर्जदार हमारे कम हो जाएंगे। चलिए, इसके लिए एंट्री पास करते हैं। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, इसमें डेटर्स अकाउंट इफेक्टेड होता है। चलिए, 2 क्वेश्चंस और हैं और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ क्लास ओवर करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट यूनियन अंडर बजट टू 2025। देखिए, आपका एग्जाम पुराने मतलब विज्ञापन का है, 2026 का तो है नहीं, 2025 के विज्ञापन का है। तो अभी आपसे जो इनकम टैक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2025-26, यही फाइनेंशियल ईयर का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग ये मत कहिएगा कि सर 2026-27 जो अभी निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री ने जो अभी बजट जारी किया उसके अकॉर्डिंग बताइए। और देखिए, कोई चीज़ बदला भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। सारे टैक्स जो स्लैब है सब वही है, कुछ भी नहीं बदला है। तो बस अभी आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़िए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं कवर करा रहा हूँ। तो बजट 2025 के अकॉर्डिंग जो न्यू टैक्स रिजीम है, 2 तरीके के रिजीम होते हैं। रिजीम आपके 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है ओल्ड टैक्स रिजीम, और एक आपका होता है न्यू टैक्स रिजीम। तो कह रहा है इसके तहत कितनी आय पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अंडर बजट टू 2025 अंडर द न्यू टैक्स रिजीम इनकम अप टू इज टैक्स फ्री। कितने रुपए तक आपको मतलब टैक्स नहीं देना है, टैक्स फ्री है पूरी तरीके से। तो आप सभी को मालूम है 12 लाख रुपए, याद कर लो, सबको याद भी होगा 12 लाख रुपए। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जो सैलरी वाले पर्सन है उनको 75,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी डिडक्शन भी मिल जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो वो 12,75,000 उनके लिए हो जाएगा। बाकी नॉर्मली सभी के लिए 12 लाख रुपए तक की अपनी इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेक्शन 87A के तहत रिबेट की रेट भी बढ़ा दी गई है और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पे आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। प्रैक्टिकली पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि रिबेट भी तो आपको मिल जाएगा 87A का, और 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरीड इंडिविजुअल। 1 मिनट। हाँ, सैलरीड इंडिविजुअल जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है? ये मिल रहा है कितना, एक मुफ्त छूट कितना मिलता है जो सैलरी वाले पर्सन है। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम में जो सैलरीड इंडिविजुअल है स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्हें कितना मिलता है? तो 75,000 रुपए मिलता है, 75,000। बी आंसर सही है। पहले 50,000 था, 75,000 हो गया। तो बजट 2025 के अकॉर्डिंग न्यू टैक्स रिजीम में सैलरी के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है, जो पहले 50,000 थी। तो ये बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। और मैं 2025 का ही मैं पढ़ाऊंगा, 25-26 का, क्योंकि ये आपका एग्जाम विज्ञापन जो है 2025 का आपका है। ठीक है, और चेंज भी नहीं हुआ है, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा और डिटेल में देख लें। केंद्रीय बजट 2025 के अकॉर्डिंग न्यू टैक्स रिजीम नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए सैलरीड और पेंशन भोगियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती को बढ़ा दिया गया है और ये 75,000 कर दिया गया है। बाकी पुरानी कर व्यवस्था में 50,000 ही बना रहेगा। ये बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। और 12 लाख रुपए तक की सभी के लिए है। 12 रिबेट का फायदा जब आप ले लेंगे तो टैक्स आपका शून्य हो जाएगा। लेकिन जो वेतनभोगी सैलरीड पर्सन है उनका 12,75,000, मतलब ये 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी इनको फायदा मिलेगा। तो 12,75,000 सैलरी पर्सन के लिए है। इतनी इनकम पे इनको टैक्स नहीं पे करना है, जीरो टैक्स होगा इनका। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं और लगभग मेरे हिसाब से क्लियर भी हो गया। ये चार्ट जरा देख लो। स्टैंडर्ड डिडक्शन 2000 अभी 75,000 है, अभी क्या है 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर, और ये ओल्ड टैक्स रिजीम है, ये न्यू टैक्स रिजीम है। न्यू में 75,000, पुराने में 50,000। 87 रिबेट 12 लाख तक की छूट आपको मिल रही है। 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है। और ये ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख ही है। ठीक है, ये डिफॉल्ट ऑप्शन है, आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ये यस और ये नहीं है। ठीक है, नो डिफॉल्ट ऑप्शन है। ये अब डिफॉल्ट ऑप्शन हो गया है क्योंकि कोई लोग बचत कर नहीं रहे हैं, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मान रखा है कि सभी लोग न्यू टैक्स रिजीम में आएंगे अब। चलिए, आज की क्लास यहीं ओवर होती है। कैसी लगी क्लास आप सभी हमारे स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताइए, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं। और आप सभी लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जो लोग पहले से हैं आप लोग देखिए लाइक जरूर कर दिया कीजिए। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं लाइक करने से, लाइक कर दीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट वगैरह करके बताइए कैसी क्लास आपको लगी है आज की। ठीक है, समझ में आया आपको? या चलिए, आप ही सबके लिए क्लास हो रही है। बाकी जिनको भी बैच ज्वाइन करना है, जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, देखिए धुआंधार क्लासेस चल रही हैं बैच में। आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे बच्चे हमसे ज्वाइन हुए हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी ज्वाइन कीजिए और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए। सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों का, मतलब 40 क्वेश्चन वाला भी और डिस्क्रिप्टिव पेपर दोनों मैं तैयारी करा रहा हूँ। आप तुरंत इस बैच को ज्वाइन करके अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।